हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके एमसीक्यू। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। घटना चक्र के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आप लोग को एनटीपीसी और ग्रुप डी के इस क्लास के अंतर्गत आप लोग को मिलते हैं। आज जो है वो क्लास 5 है और टोटल जो है आप लोग को 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। इससे पहले जितनी सारी क्लास हुई है और आप लोग को उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, घटना चक्र सामान्य अध्ययन के नाम से। प्लेलिस्ट आप लोग को आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग को यदि यह बुक परचेज करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके परचेज कर सकते हैं। बुक काफ़ी अच्छी और हेल्पफुल है। जो भी आदमी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अभी प्रेस कर ले ताकि आगे क्लास की अपडेट आप लोग को मिलती रहे। और वीडियो को लाइक कर दे और जहां भी शेयर करने का मौका मिलता है शेयर कर दे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक ट्रक तथा एक कार समान गति ऊर्जा के साथ गतिशील है। उन्हें रोकने के लिए अगर समान बल प्रयुक्त किया जाता है तो क्या होता है? दोनों ही ठहरने के पूर्व एक समान दूरी तय करेंगे। ऐसा होता है तो ऐसा ही होगा। ट्रक और कार दोनों एक समान गति ऊर्जा के साथ गतिशील है तथा उन्हें रोकने के लिए एक समान बल प्रयुक्त किया जाता है, इसलिए दोनों ही ठहरने के पूर्व एक समान दूरी तय करेंगे। 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली बंदूक से 10⁻⁻2 किलोग्राम की गोली 500 मीटर पर सेकंड की गति से फायर की जाती है तो गोली की गतिज ऊर्जा का बंदूक की गतिज ऊर्जा से अनुपात है। तो इसका जो अनुपात होगा 0.5 इंटू 10⁻³ होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसकी व्याख्या। संवेग संरक्षण के नियम अनुसार बंदूक का संवेग और गोली का संवेग दोनों को बराबर किया जाता है, तो हमें 1 मीटर पर सेकंड आता है। बी के बराबर जो है इस नियम से हमें 1 मीटर पर सेकंड आ जाता है। बंदूक की जो गतिज ऊर्जा होगी वो हाफ mv² होगा और हाफ इंटू 5 इंटू 1² तो 2.5 हो जाएगा। एवं गोली की जो गतिज ऊर्जा होगी हाफ इंटू 10⁻² इंटू 500² तो हाफ इंटू 1000 इंटू 500 इंटू 500 तो 1250 हो जाएगा। तो गोली की गतिज ऊर्जा और बंदूक की जो गतिज ऊर्जा होगी तो 1250 इंटू 2.5 हो जाएगा तो इंटू 10/10 होगा। तो इसको हम लोग आगे चल के सॉल्व करेंगे तो 0.5 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है, तो गिरने के समय का वर्ग के समानुपाती होती है। यदि कोई पिंड h ऊंचाई से मुक्त रूप से छोड़ा जाता है तो t समय में उसके द्वारा तय की गई दूरी जो होगी h बराबर ut प्लस हाफ GT² से हम लोग u को 0 मानते हैं, तो यहाँ पे 0 प्लस हाफ GT² होता है, h बराबर हाफ GT² होता है, तो h जो है समानुपाती हो जाती है t के। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। समय के वर्ग के समानुपाती हो जाती है। भौतिक तुला फिजिकल बैलेंस कार्य करता है, समांतर बल के नियम पर कार्य करता है। भौतिक तुला फिजिकल बैलेंस जो है समांतर बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। जूल निम्नलिखित की इकाई है। जूल जो है ऊर्जा की इकाई है, जबकि बल की इकाई न्यूटन, दाब की इकाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तथा तापमान की इकाई सी है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अश्व शक्ति किसका एकक है? अश्व शक्ति मशीनों की शक्ति या सामर्थ्य को अश्व शक्ति हॉर्स पावर में भी व्यक्त किया जाता है। अश्व शक्ति HP बराबर 746 वाट। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाले वैज्ञानिक थे। रोमन ने 17वीं शताब्दी में प्रकाश की चाल को मापा था। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? तो विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में होता है और यह ऊर्जा रूपांतरण एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के सिद्धांत पर आधारित है। तो एक गतिमान पिंड के वेग काल ग्राफ नीचे दिखाया गया है, इसका हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दिए गए चित्र में पिंड का प्रारंभिक वेग होगा। ग्राफ से स्पष्ट है कि शून्य काल पर प्रारंभिक वेग जो है इसका 0 है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5 सेकंड के बाद पिंड का वेग क्या होगा? तो 5 सेकंड के बाद जो होता है पिंड का वेग जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा 5 सेकंड के बाद। तो 5 सेकंड के बाद जो है ग्राफ से स्पष्ट है कि 5 सेकंड के बाद पिंड का जो वेग होगा 0.5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद 5 सेकंड के बाद जो है वेग जो हो जाता है 0.5 मीटर पर सेकंड हो जाता है। दिए गए चित्रण में त्वरण है। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल होता है। तो 0.5 माइनस 0.4/5 माइनस 4 तो 0.1/1 तो 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। 5 सेकंड में तय की गई दूरी है। 5 सेकंड में तय की गई दूरी ग्राफ एक्स अक्ष के बीच का क्षेत्रफल है। तो हाफ इंटू 5 माइनस 0 इंटू 0.5 माइनस 0 हाफ इंटू 5 इंटू 0.5 2.5/2 तो 1.25 मीटर हो जाएगा। एक पत्थर ऊर्ध्वाधर फेंके जाने पर t सेकंड में s मीटर की दूरी तय करता है।
जहाँ s बराबर 80t माइनस 16t स्क्वायर, तो 2 सेकंड के बाद वेग होगा, तो 2 सेकंड के बाद जो वेग होगा 16 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर से बनाएंगे हम लोग, 80t है तो यहाँ पे माइनस 160 स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा की तुलना करने पर u बराबर 80, a बराबर माइनस 32। समीकरण v बराबर u प्लस 80 से u जो है और a का मान रखने पर, तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं तो 16 मीटर पर सेकंड हो जाता है। चलिए मैं आप लोग को बता दूं, जो भी आप लोग को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है न्यूमेरिकल, आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, क्वेश्चन का नाम बताकर मैं आप लोग को वहाँ पे डिटेल से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मैं आप लोग को नंबर भी दे रहा हूँ आप लोग के हेल्प के लिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक आकृति में दिखाए गए अनुसार इसके भीतर पी पर एक खोखले गोलक एवं बिंदु संगति के बीच बल है। आकर्षी एवं स्थिर है, आकर्षी है तथा केंद्र सी के संबंध में बिंदु की स्थिति पर निर्भर करता है, और शून्य प्रतिकर्षी एवं स्थिर है। तो शून्य है 10 किलोग्राम का एक पिंड जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर, उसका स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। एच ऊंचाई पर स्थित एम द्रव्यमान वाले किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो mgh होती है। तो यहाँ पे 10 इंटू 9.8 इंटू 10 इंटू 980 जूल होगा। एक ही तरह के दो ट्रेन ए व बी एक ही चाल में एक दूसरे के समानांतर विषुवत रेखा के दोनों ओर उल्टी दिशा में चल रही है। ए पूर्व से पश्चिम, बी पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है। कौन सी ट्रेन अपने ट्रैक पर अधिक बल लगाएगी। तो दोनों जो है बराबर बल लगाएगी, चूंकि लगाया गया बल एवं द्रव्यमान जो है गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करेगा, अतः दोनों ट्रेनों द्वारा समान बल लगाया जाएगा, क्योंकि दोनों ट्रेनों में की दिशा में आंतरिक पूर्ण समानांतर होगा। गतिज ऊर्जा के वेग में 25% वृद्धि करने पर गतिज ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ता है। तो गतिज ऊर्जा में जो प्रभाव पड़ता है वो यहाँ पे हम लोग व्याख्या में देख लेते हैं। 56.25% की वृद्धि होती है, तो हम लोग देख लेते हैं। बी वेग से चलने पर एम द्रव्यमान के किसी पिंड की गतिज ऊर्जा होती है k1 बराबर हाफ mv स्क्वायर। वेग में जो 25% की वृद्धि करने पर नई गतिज ऊर्जा होती है k2 बराबर हाफ m इंटू वी प्लस 25/100 वी स्क्वायर। तो हाफ m इंटू वी प्लस हाफ v/4 स्क्वायर होगा, तो हाफ m इंटू 5/4 वी स्क्वायर होगा। हाफ एम बी स्क्वायर 25/16, तो 25/16 k1। तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि जो होगा 25/16 k1 माइनस k1 9/16 k1 होगा। प्रतिशत वृद्धि 9/16 k1 इंटू 100/k1 9/16 इंटू 100 इंटू 56.25% होगा। एक कार की गति 10 सेकंड में 20 किलोमीटर पर घंटा से 50 किलोमीटर पर घंटा तक बदलती है। तो इसका त्वरण है, तो इसका जो त्वरण होगा 0.8 मीटर पर सेकंड होगा। वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल से हम लोग निकालते हैं, 50 से 20 होगा तो यहाँ पे बाई 10 हो जाता है। तो हम लोग को जो 30 इंटू 1000 मीटर 10 इंटू सेकेंड, तो 60 इंटू 60 से हम लोग डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे 30/60 तो इक्वल टू हो जाता है हम लोगों को 0.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एसआई इकाई से में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होगी। एसआई पद्धति में जो लेंस की शक्ति का मात्रक होता है वो डायोप्टर है, और एक लेंस की शक्ति एक डायोप्टर होती है जिसकी फोकस दूरी या लंबाई 1 मीटर होती है। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। यदि किसी लोलक की लंबाई L हो तथा उसका आवर्तकाल T हो तो T बराबर 2π√L/g होता है। यदि किसी लोलक की लंबाई L हो तथा उसका आवर्तकाल T हो तो T बराबर 2π√L/g होता है। लंबाई में 4% की वृद्धि करने से नई लंबाई L1 बराबर L प्लस 4 इंटू L/100 होता है। L प्लस L/25 बराबर 26L/25 होता है। अतः नया आवर्तकाल T1 बराबर 2π√26L/25 होगा। तो 2π√L/g इंटू 26/25, तो T बराबर T√26/25 T/5√26। वृद्धि T1 माइनस T/5√26 माइनस T बराबर यहाँ पे √26 माइनस 5/5 करते हैं, तो हम लोग को प्रतिशत वृद्धि जो होता है वो हम लोगों को 2% निकलता है। आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैंने व्हाट्सअप नंबर आप लोग को दिया हुआ है, वहाँ पे मैं आप लोग को डिटेल से समझा सकता हूँ। यहाँ पर स्क्रीन उतनी बड़ी नहीं है, इसके वजह से मैं आप लोग को उतना डिटेल से नहीं समझा पा रहा हूँ। किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर क्या होगी। किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर अवधि बढ़ती है, क्योंकि टी समानुपाती √L के होता है, और घड़ी जो होता है सूरत हो जाने के कारण पीछे हो जाती है, सुस्त हो जाने के कारण पीछे हो जाती है। तो एक पेंडुलम की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो उसके गोलक बॉब के द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो उसका आवर्तकाल टाइम पीरियड हो जाएगा
तो उसका आवर्तकाल √2 गुना हो जाएगा। तो आवर्तकाल t बराबर 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी होता है, अर्थात यह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। वरन लंबाई l एवं गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। लंबाई दोगुना करने पर t बराबर 2 पाई रूट अंडर 2 एल बाई जी होता है। समीकरण 1 और 2 से हम लोग निकालते हैं तो रूट अंडर 1/2 करते हैं तो रूट जो है 2 गुना बढ़ जाएगा। सरल लोलक का आवर्तकाल दो गुना हो जाएगा यदि सरल लोलक का आवर्तकाल 2 गुना हो जाएगा यदि लंबाई 4 गुनी कर दी जाए। लंबाई के किसी लोलक का आवर्तकाल t बराबर 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी होता है। लंबाई के 4 गुना कर देने पर आवर्तकाल 2 गुना हो जाएगा। तो t बराबर 2 पाई रूट अंडर 4 एल बाई जी होता है। 2 पाई इंटू 2 इंटू रूट अंडर एल बाई जी करने पर जो होता है इसका 2t हो जाता है आवर्तकाल। जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी समय अवधि आवर्तकाल क्या होती है, तो आवर्तकाल दोगुनी हो जाती है। जब लोलक की घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी समधि आवर्तकाल जो होती है वो दोगुनी हो जाती है। t बराबर 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी होता है। t समानुपाती रूट अंडर एल के होता है, अतः लंबाई चौगुना करने पर आवर्तकाल दोगुना हो जाएगा। 1 सेकंड पेंडुलम का समय आवर्तकाल t कितना होता है? सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल 2 सेकंड का होता है। 1 सेकंड का समय एक दिशा में जाने तथा पुनः 1 सेकंड प्रारंभिक स्थिति में आने के लिए यदि आवर्तकाल कम या ज़्यादा कर दिया जाए तो सेकंड पेंडुलम वाली घड़ी सही समय पर देनी होगी। तो एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही, यदि लड़का एकाएक खड़ा हो जाए तो दोलन काल जो क्या होगा, दोलन काल कम हो जाएगा। यदि सरल आवर्तकाल की गति में आवर्तकाल t बराबर 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी होता है, इसलिए t समानुपाती रूट अंडर एल के होता है, अतः लड़की के खड़े होने पर झूले की प्रभावी लंबाई कम हो जाएगी और उसका दोलन काल कम हो जाएगा। एक लड़की झूले पर बैठकर झूलती है और जब लड़की खड़ी होकर झूलती है तो लगने में समय निम्न होगा, समय में कमतर होगा। उपयुक्त प्रश्न में हम लोगों ने व्याख्या देख लिया है कि कैसे कम हो जाता है। यदि एक सरल लोलक का 1 सेकंड में दोलन f है एवं l उसकी प्रभावी लंबाई है एवं g उसका गतिजनित त्वरण है तो समय अवधि t को दिया जाता है। तो t को जो दिया जाता है वो होता है t बराबर 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। l लंबाई वाले लोलक का आवर्तकाल t बराबर 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी होता है, जहाँ g गुरुत्व त्वरण है। घड़ी में चाबी देने पर कौन सी गतिज ऊर्जा संग्रहित होती है? घड़ी में चाबी देने पर स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। घड़ी की चाबी में स्थितिज ऊर्जा संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसके अन्य उदाहरण है बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी सरल लोलक की लंबाई को 44% बढ़ा दिया जाता है तो उसके आवर्तकाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? उसके आवर्तकाल में 20% की वृद्धि होती है। t1 बराबर 2 पाई रूट अंडर L1 बाई जी दिया हुआ है। t2 बराबर 2 पाई रूट अंडर L2 बाई जी दिया हुआ है। t1 बाई t2 दिया हुआ है, रूट अंडर L1 बाई L2 दिया हुआ है। L1 बराबर 100, L2 बराबर 144। t1 बाई t2 करते हैं तो 100 बाई 144 का हम लोग रूट करते हैं, 10 बाई 12 निकलता है। t1 बराबर 10, t2 बराबर 12, t2 माइनस t1 करने पर हमको 2 निकलता है। प्रतिशत वृद्धि हम लोगों का 20 होता है। सरल आवर्त गति में स्थिर रहता है, आवर्तकाल जो है स्थिर रहता है। सरल आवर्त गति में वस्तु एक निश्चित बिंदु के वेग दोनों तरफ एक समान रूप से गति करता है, इसलिए इस गति में आवर्तकाल, आवृत्ति तथा आयाम स्थिर रहता है। कल्पना करें कि पृथ्वी के मध्य में उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को जोड़ते हुए एक छिद्र किया जाता है। उस छिद्र में एक टुकड़ा डाला जाता है तो क्या होगा? उस क्षेत्र में एक टुकड़ा डाला जाता है, टुकड़ा केंद्र से आगमन की गति करेगा। पृथ्वी के अंदर निर्मित काल्पनिक सुरंग में छोड़े गए किसी पिंड की गति सरल आवर्त की गति होती है। जब एक कण रैखिक सरल आवर्त गति में रहता है तो उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, मध्य स्थिति पर अधिकतम रहती है। जब कोई कण रैखिक सरल आवृत्ति में गति में रहता है तो मध्य स्थिति पर उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम रहती है, जबकि अत्यंत बिंदुओं पर यह शून्य होती है तथा यह स्थितिज ऊर्जा महत्तम होती है। मध्य स्थिति पर स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। किसी रॉकेट को पृथ्वी से पलायन के लिए न्यूनतम कितनी गति दी जाती है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड दी जाती है। पृथ्वी से किसी वस्तु के पलायन के लिए पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, अतः रॉकेट को पृथ्वी से पलायन के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग दिया जाता है। किसी कक्षा से आवेग उपग्रह का छोटा हिस्सा अलग होता है तो अंतरिक्ष में घूमता रहेगा। किसी कक्षा से अलग उपग्रह का छोटा हिस्सा अंतरिक्ष में उसी उपग्रह की कक्षा से उसी चाल से परिक्रमा करेगा। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चल जाता है? तो गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन कोई पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज सर्वप्रथम प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन द्वारा की गई। न्यूटन ने इससे संबंधित एक नियम भी प्रतिपादन किया।
स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को कहते हैं। तो लगने वाले बल को प्रत्यास्थ बल कहते हैं। स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को प्रत्यास्थ प्रत्यास्थ बल कहते हैं, यानी इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। प्रत्यास्था जो होती है, इलास्टिसिटी, किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु किसी विरूपक बल डिफॉर्मिंग फोर्स के द्वारा उत्पन्न आकार अथवा आकृति के परिवर्तन का विरोध करती है, और जैसे ही विरूपक बल हटा लिया जाता है वह वस्तु अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेती है। एक समान समतल आंगन पर सीधी रेखा में एक बक्से को खिसकाने के लिए घर्षण के विपरीत किए गए कार्य की मात्रा अधिकांशतः निर्भर करती है। अधिकांशतः बक्से के खिसकाने की दूरी पर निर्भर करती है। सामान्यतः कार्य एवं बल विस्थापन का गुणनफल होता है। यह स्थिति संरक्षण बल कॉन्जरवेटिव फोर्सेज की स्थिति में सत्य है, और असंरक्षित बलों की स्थिति में यह किया गया कार्य वस्तु द्वारा तय की गए पथ पर निर्भर करता है और न कि विस्थापन पर। घर्षण बल एक असंरक्षित नॉन कंजर्वेशन फोर्स है, और इस स्थिति में बल के विरुद्ध किया गया कार्य वस्तु द्वारा तय किए गए पथ पर निर्भर करता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि किसी बल वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग शून्य हो तो वस्तु क्या होगी? तो वस्तु सतत वेग से चलती रहेगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि किसी चल वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग शून्य हो तो वस्तु सतत वेग से चलती रहेगी, क्योंकि वस्तु पर कार्य करने वाला कोई बल प्रभावकारी नहीं है। यदि भार व आयास क्रमशः W व P हो तो यांत्रिक लाभ Ma है, तो यांत्रिक लाभ Ma W/P होगा। यदि भार, लोड व आयास एल्फॉर्ट क्रमशः W व P हो तो यांत्रिक लाभ जो होगा A बराबर W/P होगा, क्योंकि उत्तेलक द्वारा लाभ उठाए गए भार W था उस पर लगाए गए आयास P के अनुपात को उत्तेलक का यांत्रिक लाभ यानी मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर कहते हैं। चित्र में हाइड्रोलिक प्रेस का साधारण स्वरूप दर्शाया गया है। इसमें दोनों किनारे वृत्ताकार परिच्छेद यानी क्रॉस सेक्शन है, और संकुचित किनारे पर 20 किलोग्राम भार टिकाने के लिए कितना भार आवश्यक है, जैसा कि चित्रण में दर्शाया गया है। तो यहाँ पे 5 किलोग्राम होगा। दाब बराबर बल बाय क्षेत्रफल होता है। भार बराबर भार बाय क्षेत्रफल होता है। 4 सेंटीमीटर व्यास वाले परिच्छेद का क्षेत्रफल जो होता है π2 स्क्वायर बाय 4 पाई होता है। 2 सेंटीमीटर व्यास वाले परिच्छेद का क्षेत्रफल π1 स्क्वायर बराबर पाई होता है। माना 2 सेंटीमीटर व्यास वाले परिच्छेद का पर भार W है, तो 20/4 पाई W/पाई होता है। यह W बराबर 20/4 पाई इंटू पाई होता है, बराबर 5 किलोग्राम होता है। प्रश्न में चित्र शुद्ध नहीं बना है, जैसा कि 20 किलोग्राम भार को संकुचित किनारे पर बताया गया है, किंतु चित्र में इसे विस्तृत किनारे पर रखा गया है। उपयुक्त हल अनुसार न करके चित्रानुसार किया गया है। यहाँ पे जो है ये चित्र जो है सही नहीं बनाया गया प्रश्न के अनुसार, इसलिए चित्रानुसार जो है इसका हल किया गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो किसी वस्तु का मोमेंटम 20% घटा दिया जाता है और कैनेटिक एनर्जी में प्रतिशत कमी कितनी होगी? कैनेटिक एनर्जी में प्रतिशत कमी 36 की होगी। माना कि वस्तु का संवेग 100 है और कैनेटिक एनर्जी P²/2m होता है। 100² समीकरण 1 से 20% की कमी होने पर 80/80² होगा। 6400/2m करते हैं तो Ku1 - K21 होता है, तो 3600/2 होता है। गति ऊर्जा में प्रतिशत कमी हो जाती है। 3600 2m इंटू 10,000 इंटू 2m हो जाता है, इंटू 100 करते तो हम लोग को 36% निकलता है। यदि एक कण का वेग अपने आरंभिक मान का 1/3 कर दिया जाता है तो कण की गतिज ऊर्जा हो जाएगी 1/9 गुनी हो जाएगी। कण की गतिज ऊर्जा 1/2 हाफ mv² होगी। कण का प्रारंभिक वेग v1 v होता है। यदि अंतिम वेग प्रारंभिक वेग का तिहाई हो जाता है तो v² बराबर v/3 होता है। किनेटिक एनर्जी हाफ mv² होगा। हाफ m इंटू v/3 का स्क्वायर होता है, तो हाफ mv², तो हाफ m इंटू v²/9 होगा, तो 1/9 इंटू हाफ mv² होगा, तो गतिज ऊर्जा 1/9 गुनी हो जाएगी। एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? p²/2m होगी। यदि कण का द्रव्यमान m वेग v है और उसका संवेग p बराबर mv है, तो जब कण की गतिज ऊर्जा होगी तो हाफ mv² होगी। समीकरण 1 से v बराबर pm होगा। v का मान समीकरण 2 में रखने पर जो है E बराबर हाफ m इंटू p/m² होगा। हाफ m इंटू p²/m² होगा, तो गतिज ऊर्जा हाफ इंटू p²/m p²/2m होगा। 1 किलोग्राम मात्रा को 9.8 मीटर ऊंचाई तक
उठाने से लगभग कितना कार्य करेगा, तो 9.8 स्क्वायर जूल कार्य करेगा। एम द्रव्यमान के किसी पिंड को एच ऊंचाई तक उठाने पर किया गया कार्य पिंड में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाता है, अर्थात W बराबर P बराबर mgh होता है। 1 किलोग्राम इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 9.8 मीटर, तो 9.8 स्क्वायर जूल होगा। एक प्रणाली में कणों का भार केंद्रित होने वाले बिंदु को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहते हैं। किसी प्रणाली में समस्त कणों का भार जिस बिंदु पर संकेंद्रित रहता है उस प्रणाली को गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहलाता है, जबकि वह बिंदु पर जिस प्रणाली का समस्त द्रव्यमान केंद्रित रहता है उसे द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। जब एक गैस को पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, तो उसका द्रव्यमान जो है, जब किसी द्रव्य का द्रव्यमान समान स्थान और पारिस्थितिक सापेक्ष नहीं होता है तो उसका सदैव अपरिवर्तित रहता है। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, उसका द्रव्यमान स्थिर रहेगा। किसी द्रव्य का द्रव्यमान स्थान और पारिस्थितिक सापेक्ष नहीं होता है, यह सदैव अपरिवर्तित रहता है। पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान किलोमीटर पर सेकंड में लगभग कितना होता है, तो 11 होता है। पृथ्वी की सतह से किसी वस्तु का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड के ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर वह तुरंत पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और पृथ्वी पर कभी नहीं लौटता है। पृथ्वी तल से पलायन वेग होता है, पृथ्वी तल से पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। और लास्ट का क्वेश्चन आज का करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कोणीय वेग की सही इकाई है, तो वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए किसी पिंड का कोणीय वेग ओमेगा, उसकी कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा तथा समय अंतराल डेल्टा टी के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी होता है, अतः कोणीय वेग का मात्रक रेडियन बाय सेकेंड होता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय। आप लोग को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो को लाइक और जहाँ भी शेयर करने का मौका मिलता है शेयर कर दीजिएगा। और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।